अच्छा यार, आप अगर मार्केट में जाएंगे ना कोई भी फ़ोन लेने, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मोबाइलों के बारे में पता है तो आपको ये पता होगा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं मेन। या तो आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे या फिर आप iOS या आईफोन लेंगे। यही दो मेन ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलता बस। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी हद तक इन दोनों सिस्टम्स के बारे में पता होगा, लेकिन आप लोगों को डिसीजन में फिर भी काफ़ी हद तक परेशानी होती है कि एंड्रॉयड के लिए जाएं या आईफोन के लिए जाएं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की ये सारी चीज़ें, ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाला हूँ। अल्टीमेट कंपैरिजन है। इस वक्त 2020 में iOS 14 रिलीज़ हो चुका है, एंड्रॉयड जो है वो 11 वो आने वाला है, उसका बीटा आ चुका है। तो चलिए इसी बारे में फिर बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा यार, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके डिफरेंसेस बताऊँ, इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, किसकी क्या बेनिफिट्स हैं और किसके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब जब 2020 चल रहा है, ये आज से 10 साल पहले की मैं बात नहीं कर रहा। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंसेस थे। दोनों ही सिस्टम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। हर साल जब भी न्यू अपडेट आती थी तो उसके अंदर काफ़ी कुछ हमें न्यू देखने को मिलता था। लेकिन अब आके इसके अंदर बहुत ही थोड़ी अपग्रेड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, दोनों ही जो हैं सिस्टम वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब उनके अंदर हर चीज़ जो है वो तकरीबन परफेक्शन पे पहुंच चुकी है। तो अब न्यू फीचर्स बहुत कम ही आते हैं। आपको ज़्यादातर अब इन दोनों के अंदर यही देखने को मिलता है कि कुछ एंड्रॉयड के जो फंक्शंस थे, जो सिस्टम्स थे, वो आईफोन कॉपी कर लेता है जो iOS है, और कुछ iOS के जो अच्छे होते हैं सिस्टम्स या फंक्शंस उनको एंड्रॉयड कॉपी कर लेता है। जैसे अगर आप मिसाल लें तो विजिट्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा प्राइवेसी वगैरह हो गई, इस तरह से करके। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इनके अंदर काफ़ी सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो इनके कोर में हैं। यानी कि जब iOS डेवलप हुआ था तो ये आईफोन के लिए डेवलप नहीं हुआ था। ये टच स्क्रीन आईपैड्स के लिए iOS डेवलप किया गया था सबसे पहले, फिर इसको आईफोन में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया। यानी कि इसको जहन में ही टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम रख के बनाया गया है। जबकि अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड्रॉयड डेवलप हुआ था डिजिटल कैमराज़ के लिए, ये फ़ोन्स के लिए या टच स्क्रीन स्मार्ट डिवाइसेस के लिए डेवलप ही नहीं हुआ था। लेकिन इसी वजह से इसको मैच्योर होने में थोड़ी देर लगी, लेकिन अब ये काफ़ी मैच्योर हो चुका है। और जब एंड्रॉयड बना था तो उस वक्त सैमसंग को इन्होंने ऑफ़र करवाई थी कि आप इस सिस्टम को ख़रीद के अपने फ़ोन्स वगैरह में इस्तेमाल करें। तो सैमसंग को ये इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक या अच्छा मैच्योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा था, जिसकी वजह से सैमसंग ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी। और उस टाइम गूगल ने इसको परचेज़ किया था एंड्रॉयड को। और उस वक्त से लेके अब तक अब आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। अब सैमसंग इसको ख़रीदना चाहे भी तो नहीं ख़रीद सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अब सैमसंग भी इस्तेमाल कर रहा है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। और अब ये टच स्क्रीन पर तकरीबन उसी तरह से काम करता है जिस तरह iOS काम करता है। तो अब चलिए गाइज़, इसमें देखते हैं कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, कौन सा, किसके क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसान हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज़ है वो है माइक की क्वालिटी। आप ये देख लें कि जो माइक की क्वालिटी है वो आईफोन के अंदर वो पता नहीं किस तरह से करता है, बट माइक की क्वालिटी, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं आईफोन का अपना माइक इस्तेमाल करके या एक्सटर्नल माइक इस्तेमाल करके, वो अंदर सॉफ्टवेयर में ही कुछ इस तरह से करता है iOS कि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर जाती है। वो पता नहीं किस तरह से करता है, बट बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ना उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। वहीं पे अगर आप इसकी एंड्रॉयड की बात करें तो आप मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियोस देखें जो मैंने आईफोन के ऊपर शूट की थी, उसके अंदर मेरी आवाज़ मुख्तलिफ तरीके की आती है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन करता है आईफोन, उसको आवाज़ को काफ़ी क्लियर करने की कोशिश करता है, जबकि एंड्रॉयड जो है वो आपकी ओरिजिनल क्लियर आवाज़ लेता है, उसमें किसी किस्म की एंड्रॉयड चेंजेस नहीं करता। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की माइक की क्वालिटी पसंद है। बहरहाल मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक हैं। हाँ, एंड्रॉयड की जो रिकॉर्डिंग है, स्टेरियो रिकॉर्डिंग, वो माइक की ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है। अच्छा जी, अब इन दोनों का जो सबसे मेजर दो डिफरेंसेस हैं, उनमें से पहला डिफरेंस है इकोसिस्टम। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो एप्पल का जो इकोसिस्टम है उसका क्या मतलब है? इकोसिस्टम का ये मतलब है कि अगर आपके पास आईफोन है, उसके साथ आपके पास एप्पल वॉच है, एयरपॉड्स हैं, आपके पास आईपैड है, आपके पास
और मज़ीद उसकी मैकबुक है या कोई भी एप्पल की जितनी भी चीज़ें हों वो सब की सब आपस में सिंक्रोनाइज होकर बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। यानी कि आपका आईफोन है, आपका आईफोन कहीं चार्जिंग पे लगा पड़ा, कहीं पे भी है, आपको कोई कॉल आती है, आपकी कॉल ऑटोमेटिक आपके आईपैड पे भी, आपके मैकबुक पे अगर आप यूज़ करें तो मैकबुक पे आ जाएगी, आप वहीं से रिसीव करके उसी के थ्रू कॉल ले सकते हैं। आपकी सिम आईफोन में, आपका आईफोन कहीं पे भी है। तो ये है एक बहुत अच्छी एक हैंड ऑफ फीचर है, जिसमें ये होता है कि आपने कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं अपने आईफोन पे या अपने आईपैड पे, आपने उसको छोड़ा, आप उसको मैकबुक के अंदर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है। उसके अलावा जिस तरह अगर आपने एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपने आईफोन पे कुछ सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे ही आईफोन को रख के मैकबुक खोलेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एयरपॉड्स ऑटोमेटिकली आपके जो है ना वो इनपुट लेना शुरू कर देंगे मैकबुक से। ये होता है इकोसिस्टम, इसमें कॉन्टीन्यूटी आती है। तो ये एप्पल की बेस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर आना पड़ेगा, आपको हर चीज़ एप्पल की लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ का सिस्टम है तो इस लिहाज से सैमसंग की जो यानी कि इकोसिस्टम इन्होंने सैमसंग ने खुद डेवलप किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड्रॉइड्स के अंदर अगर आप देखें, उसके अंदर ये है कि सैमसंग का विंडोज़ के साथ बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। मैं नोट 20 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, साथ में विंडोज़ का लैपटॉप, आप किसी भी कंपनी के लिए जा सकते हैं। यही एंड्रॉइड की अच्छी बात है कि आप किसी भी कंपनी के साथ जाएँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम। मेरी भी अब इसकी कॉल्स उसके ऊपर आ जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, व्हाट्सएप मैं उसके अंदर ओपन कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। तो अब इकोसिस्टम के अंदर फ़र्क है, अभी भी है, एप्पल का ज़रा थोड़ा सुपीरियर इकोसिस्टम है, लेकिन एंड्रॉयड भी अब कैच कर रहा है उसके साथ। इसी तरह से अगर इकोसिस्टम की ही बात करें तो एयर ड्रॉप जिस तरह के उसके अंदर फीचर था एक आईफोन के अंदर कि आप किसी भी एप्पल डिवाइस से दूसरी एप्पल डिवाइस के अंदर कोई भी फाइल हो उसको एयर ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके लिए नियर बाय शेयर आ गया है एंड्रॉयड के अंदर, और ख़ासतौर पे सैमसंग में नोट 20 अल्ट्रा के अंदर ये अवेलेबल है, S20 FE के अंदर भी अवेलेबल है। तो अब आगे न्यू आने वाले तकरीबन हर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसमें सेम एयर ड्रॉप की तरह काम करता है, आप फाइल्स बहुत ही तेज़ स्पीड पे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। एंड्रॉयड जो है वो है एक ओपन सोर्स, और जो iOS है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो एप्पल देख रहा है, एप्पल खुद उसके अंदर चेंजिंग कर रहा है, उसको कोई भी एप्पल की इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ आईफोन्स के अंदर यूज़ होता है। हाँ, एंड्रॉयड जो है वो है ओपन सोर्स, गूगल का है, लेकिन हर कंपनी उसको यूज़ कर रही है। उसके लिए गूगल मोबाइल सर्विसेज लेती है तो उसके लिए लाइसेंस फ़ी पे करती है, अदरवाइज़ आप उसको लेके कुछ भी कर सकते हैं एंड्रॉयड को। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है। अब ओपन सोर्स में क्या होता है कि आप उसके मॉड्स बना सकते हैं, आप उसके अंदर कस्टम रोम्स बना सकते हैं, इसकी काफ़ी सारी रोम्स अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे मोबाइल्स के लिए अवेलेबल हैं। और इसी ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसको रूट कर सकते हैं, और रूट करके आप इसकी मुकम्मल एक्सेस ले सकते हैं। अब रूटिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, लेकिन ये काम आप iOS में नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एंड्रॉयड के लिए। हाँ, लेकिन वहीं पे अगर आप इसके एक ड्रॉबैक की बात करें तो ओपन सोर्स होने की वजह से, क्योंकि हर किसी को इसके लिए एक्सेस अवेलेबल है, तो इसके अंदर थोड़ी सी वल्नरेबिलिटीज़, थोड़ी सी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इश्यूज़ आते हैं। वो आते हैं उनमें जो कि बजट फ़ोन्स हैं, जो लोअर एंड फ़ोन्स हैं उनके अंदर। अब जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर कर्नल लेवल पर उसके अंदर जो है ना कंपनीज़ वो अपनी सिक्योरिटी इंसर्ट कर देती हैं, जिस तरह केनॉक्स सिक्योरिटी है सैमसंग की, जो कि इसकी फ्लैगशिप हर फ़ोन के अंदर ही आती है। तो इनके अंदर सिक्योरिटी तकरीबन ऑन पार है, जिस तरह की आईफोन की है सिक्योरिटी प्राइवेसी, सेम वैसी ही सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप एंड्रॉयड के लिए जाना चाहते हैं तो सैमसंग एक बहुत ही बेस्ट आपके लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसके अंदर बहुत अच्छी केनॉक्स सिक्योरिटी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटीज़ है पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरी बड़ी जो चीज़ है, जो डिफरेंस है एंड्रॉयड और iOS का, वो है कस्टमाइजेशन। आप iOS के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कस्टमाइजेशन, आप कुछ ख़ास नहीं कर सकते। आप बीच में कुछ अब विजिट्स ऐड कर सकते हैं iOS 14 आने के बाद, लेकिन वो विजिट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से उसको रीसाइज़ नहीं कर सकते। 3 साइज़ में अवेलेबल हैं, बस वो ही आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप उनको चाहें कि ऊपर से आपकी स्क्रीन खाली रहे और आप नीचे विजिट्स रख लें या नीचे आइकन्स रख लें, आप उसको अपनी मर्ज़ी से इस तरह से नहीं अरेंज कर सकते। वो खुद ही ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप लेफ़्ट से राइट बॉटम की तरफ अरेंज होते हैं। ये अभी तक उसके अंदर यही सिस्टम है। आप उसको अपनी मर्ज़ी से नीचे वाली रो में अगर आप रखना चाहें ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेसिबल हो, तो वो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप आईफोन के अंदर बस अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और कोई भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसीलिए एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड के अंदर आप कस्टम विजिट्स, आप अपने खुद के विजिट्स तक बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी विजिट्स मिल जाते हैं, आपको बिल्ट इन विजिट्स मिल जाते हैं। आप उसके अंदर थीम चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर आइकन्स चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर कस्टम लॉन्चर करके उसको टोटल चेंज कर सकते हैं। आपका पूरा एक्सपीरियंस
आप उसको डेली चेंज कर सकते हैं, रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है एंड्रॉयड के अंदर इस वक्त। पूरी दुनिया में अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कस्टमाइजेशन है तो वो एंड्रॉयड है बस। अच्छा, इसी के साथ एक मेन जो मुझे प्रॉब्लम लगती है iOS के साथ या आईफोन के साथ, वो है इसका फ़ाइल ट्रांसफ़र। यानी कि अगर आपके पास मैकबुक या आईपैड वगैरह है तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है, आप एयर ड्रॉप करेंगे और इजी काम है। लेकिन अगर आपने इसको किसी विंडोज़ लैपटॉप वगैरह के साथ सिंक करना है तो वो आपकी फ़ाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंक करना पड़ेगा। ख़ासतौर पे अगर आपने म्यूज़िक वगैरह फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, MP3 ऑडियो फाइल्स, तो आपको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, यानी कि बहुत ही लो लेवल की ट्रांसफरिंग है, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो भाई बड़ा मसला है। आईफोन और उसकी जो है ना सिंक्रोनाइजेशन ही आप करते रह जाएंगे। आपकी अक्सर फ़ोटोज़ आपको भी नहीं पता चलेगा कि यार कहाँ गई। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो शायद आपको पता चले, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलता कि यार फ़ोटो गई कहाँ, या ये फ़ाइल कहाँ गई है, ये किस तरह से हुआ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टी है आपकी। इसी तरह से शेयरिंग के अंदर भी डिफ़िकल्टी है। आप ऐप्स वगैरह या फिर आप म्यूज़िक वगैरह शेयर नहीं कर सकते। एंड्रॉयड के साथ अगर आपने करना है शेयर इट वगैरह आप यूज़ करें तो आप शेयर कर सकते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह, लेकिन आप फिर वही है कि ऐप्स वगैरह शेयर नहीं कर सकते, आप वो नहीं शेयर कर सकते, अपना म्यूज़िक वगैरह शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन आ जाती है। वहीं पे अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो भाई इसके अंदर तो VIP काम है, यानी कि सेम जिस तरह USB पेन ड्राइव होती है उसी तरह से आप अगर अपने एंड्रॉयड किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो इजीली आपका वो जिस तरह USB नहीं करते तो आ जाती, पूरा का पूरा फ़ाइल एक्सप्लोरर आ जाता है आपके पास। मोबाइल के अंदर भी इसी तरह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइल एक्सप्लोरर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप एक एक फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं, आप हिडन फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, आप सिस्टम फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी जो है ना कंट्रोल देता है एंड्रॉयड, जबकि iOS जो है आईफोन वाले एप्पल वाले अपना कंट्रोल अपने पास रखते हैं, कस्टमर्स को नहीं देते। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है कि आपके पास कोई भी चीज़ है, आपने उसको लैपटॉप से कनेक्ट किया, आपकी पूरा फाइल मैनेजर वहाँ पे खुल जाएगा। वहाँ से आप जो मर्ज़ी कॉपी करें, फ़ोन में कॉपी करें, फ़ोन से लैपटॉप में कॉपी करें, बहुत इजी वे है। अगर और इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो चीज़ है कि आप OTG अगर लगाते हैं, USB OTG अब मिलती है, आप उसको फ़ोन के साथ लगाएं, आप उसको लैपटॉप में लगाएं, वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करें, फ़ोन में लगाएं, आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही वो खुल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है एंड्रॉयड्स के लिए ये। और अगर आईफोन की बात कर रहे हैं तो भाई आईफोन के पास जो मेन iOS में चीज़ है वो है iMessage, FaceTime। ये आपके पास एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं। हाँ, इसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जिस तरह के गूगल वालों का गूगल डुओ है जो फेस टाइम की जगह है। आप iMessage की जगह, iMessage तो यहाँ अगर पाकिस्तान या इंडिया वगैरह की बात करें, इंडिया में थोड़ा बहुत फिर भी यूज़ होता है, पाकिस्तान में iMessage बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि आईफोन के यूज़र्स बहुत कम हैं। तो यहाँ पे उसकी जगह यूज़ होती है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आईफोन वाले के पास भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड वालों के पास भी अवेलेबल है। तो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग भी मिल जाती है फेस टाइम की जगह। iMessage की जगह आपको बाकी सारे फीचर्स iMessage वाले भी वहाँ पे मिल जाते हैं व्हाट्सएप में। इसके अलावा आपके पास फेस टाइम की जगह आप स्काइप यूज़ कर सकते हैं, तो गूगल डुओ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स एंड्रॉयड के पास अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन iMessage और फेस टाइम वो सिर्फ आईफोन के लिए ही अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा एक छोटी सी शॉर्ट कमिंग है एंड्रॉयड के साथ, और वो ये है कि क्योंकि एंड्रॉयड के जो अगर आप देखें फ्लैगशिप मॉडल्स तो उनके अंदर तो ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप देखते हैं बजट मॉडल्स जो 10,000 20,000 वाले हैं तो उनके अंदर एड्स आती हैं, सिस्टम वाइड एड्स आती हैं, फुल स्क्रीन की एड्स आती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, लेकिन अब एंड्रॉयड को इतनी ज़्यादा लो प्राइस रखने के लिए ये काम करना पड़ता है ताकि वो रेवेन्यू उधर से जनरेट करें। आईफोन के अंदर इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एंड्रॉयड के जो फ्लैगशिप्स हैं उनके अंदर भी ये इशू नहीं है। एक और डिफरेंस अगर आप देखें एंड्रॉयड में और iOS में या आईफोन्स में, वो ये है कि iOS डिवाइसेस जो अवेलेबल हैं वो बहुत कम वैरायटी है। हर साल एक आईफोन आ जाता है, बस वो ही अवेलेबल होता है, या एक सीरीज़ आ जाती है वो ही अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे टॉप 10 भी अगर आप ले लें तो 10 कंपनीज़ मोर देन इनफ हैं, और उनके हर बजट में आपको मॉडल मिल जाते हैं। आपको 10,000 की रेंज में चाहिए मिल जाएगा, 20, 30, 40, 50 बढ़ते जाएं आपको 2.5, 3 लाख, 4 लाख तक का भी, पाकिस्तानी अगर उसमें बात करूं तो आपको बड़े अच्छे मॉडल्स कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, मिड रेंजर भी मिल जाते हैं, अपर मिड रेंज में भी मिल जाते हैं, फ्लैगशिप किलर्स मिल जाते हैं, आपको फ्लैगशिप फुल साइज फ्लैगशिप फ़ोन्स भी मिल जाते हैं। आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। आपको सिर्फ कैमरा फ़ोन चाहिए, आपके लिए एंड्रॉयड में ऑप्शन अवेलेबल है। आपको प्रोडक्टिव काम के लिए फ़ोन चाहिए तो आपके लिए ये जिस तरह नोट सीरीज़ है ये अवेलेबल है।
आईफोन के अंदर आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास वैरायटी नहीं है, आपके पास बस जो स्पेसिफिक उन्होंने मॉडल्स रिलीज़ किए हैं आपके पास बस वही अवेलेबल हैं, और वो लोअर या बजट फ़ोन्स में नहीं आते, वो काफ़ी महंगे फ़ोन्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। अब अपडेट्स जो हैं वो आईफोन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। जिस तरह एक तो पहली बात कि आपको 4 to 5 ईयर्स, 4 से 5 साल की अपडेट्स इजीली मिलती हैं हर आईफोन में, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है वो आपको फर्स्ट टाइम आपके आईफोन पे मिल जाएगी, अगर आपका आईफोन सपोर्टेड है तो। यानी कि 4 से 5 साल की आपको अपडेट्स मिलनी है उसके अंदर, अगर आप इसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर हैं तो, और आपके आईफोन के लिए रिलीज़ हुई है, तो ये नहीं है कि जो लेटेस्ट है उसको पहले मिलेगी बाकियों को बाद में मिलेगी, नहीं। या रीजन स्पेसिफिक भी नहीं है कि इस रीजन में पहले आ गई उसमें बाद में आएगी। जैसे ही रिलीज़ हुई आपका आईफोन अगर सपोर्टेड है तो आपको अपडेट मिल जाएगी, दैट्स इट, इतना सिंपल काम है। अपडेट्स के मामले में एप्पल बहुत ऊपर है एंड्रॉयड से। अब एंड्रॉयड में काफ़ी हद तक कंपनीज़ हैं जो कैचअप कर रही हैं। जिस तरह न्यू वेरिएंट गूगल रिलीज़ करता है, अब क्योंकि कंपनीज़ ने उसके अंदर चेंजिंग करनी होती हैं अपने हिसाब से, जिस तरह सैमसंग का वन UI है या वन प्लस का ऑक्सीजन हो, ऐसा अपने हिसाब से उसको चेंज करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा कंपनीज़ को टाइम लगता है। हाँ, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि रीजन स्पेसिफिक भी दे देते हैं कि अगर आपको वन UI 2.5 की अपडेट आई है तो वो अमेरिका में पहले आ जाएगी, फिर इस इलाके में, फिर इस इलाके। यानी कि एंड्रॉयड अपडेट्स के मामले में बहुत स्लो है। हाँ, अभी सैमसंग ने कहा है कि मेजर 3 OS अपग्रेड्स मिलेंगे, यानी कि 3 साल की अपग्रेड्स आपको मिलेंगी देखने में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक लेट हो जाते हैं, यानी कि 6-6 महीने लेट हो जाते हैं, जो कि किसी भी लिहाज से आईफोन से कम्पीट नहीं कर सकते इस तरह। ये नेक्स्ट जो आईफोन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, स्मूथनेस, स्टेबिलिटी। अगर आप अब से काफ़ी अर्सा पहले यानी कि 2010-11 की बात करेंगे तो आईफोन बहुत आगे था एंड्रॉयड्स से, इन चीज़ों में सब में स्टेबल ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट था, बहुत परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा आगे था, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही स्मूथ एनिमेशंस वाला सिस्टम था। मैं एनिमेशंस को अभी भी आईफोन की ज़्यादा स्मूथ समझता हूँ किसी भी एंड्रॉयड से। लेकिन अब जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर आपको 240 हर्ट्ज़ की टच सेंसिंग मिल रही है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है डिस्प्ले में, तो एंड्रॉयड, और वैसे भी अगर आप चिपसेट की भी बात करें ना परफॉर्मेंस के लिए, तो वो एप्पल के तकरीबन ऑन पार आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको परफॉर्मेंस में किसी किस्म का लैग देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। हाँ, कुछ कोर उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिस तरह के एप्पल की जो रैम मैनेजमेंट है, जो बैटरी की मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी है। आपको 4000 मिली एम्पेयर की तकरीबन बैटरी मिलती है आईफोन 11 प्रो मैक्स में, जो कि आउट परफॉर्म कर जाती है 5000 मिली एम्पेयर S20 अल्ट्रा के अंदर जो आपको मिलती है। वो इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन हैं वो बहुत अच्छी हैं। रैम के हवाले से भी 4 GB रैम है और काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर अब जिस तरह से गार्बेज कलेक्शन है, ये एक बहुत, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गार्बेज कलेक्शन के बारे में, तो ये एक इसके अंदर फीचर जो है ये इसकी कोर के अंदर है, ये आप इसको नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर देखें ना, तो हार्डवेयर वाइज तो नो डाउट के आपको एंड्रॉयड टॉप पे मिलता है। आपको 12 GB 16 GB तक की रैम देखने को मिलती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको बड़े अच्छे तरीके से एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग जिस तरह आपको सैमसंग के फ़ोन्स में मिल जाती है, आपको आईफोन में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। और अगर आप परफॉर्मेंस की, स्टेबिलिटी की, स्मूथनेस की बात करें तो पहले की तरह अब एंड्रॉयड्स लैग नहीं करते, स्टटर नहीं करते, बिल्कुल भी हेल्ड नहीं होते। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है अब एंड्रॉयड का। इवन मैं आपको यहाँ तक कह सकता हूँ कि नोट 20 अल्ट्रा जो मैंने लिया है ये आईफोन 11 प्रो मैक्स से ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा फ्लूइड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बैटरी की भी पावर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो आप देखें कि इनके अंदर परफॉर्मेंस गैप बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि आईफोन थोड़ा सा इससे आगे है एंड्रॉयड से ओवरऑल अगर देखें तो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऐप्स के हवाले से या ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के हवाले से। अब कुछ ऐप्स हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, आपको आईफोन के लिए मिलती हैं एक्सक्लूसिवली, वो ऐप्स आपको एंड्रॉयड पे देखने को नहीं मिलती। जिस तरह की अभी डार्क स्काई का वेदर ऐप है, वो एप्पल वालों ने ख़रीदी तो प्ले स्टोर से हटा दी, ठीक है। लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर भी आपको दुनिया की हर ऐप मिल जाएगी। आपको जिस चीज़ के लिए ऐप चाहिए आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। एंड्रॉयड ऑन पार है ऐप्स के मामले में। हाँ, अगर आप क्वालिटी ऑफ ऐप्स की बात करें, क्योंकि आईफोन्स के मॉडल होते हैं बहुत थोड़े, एंड्रॉयड के हज़ारों मॉडल हर साल आते हैं न्यू, हर कंपनी की तरफ से, तो हर फ़ोन के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो एक जनरल फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। तो अगर आप आईफोन की बात करें तो उसके तो मॉडल्स ही गिनती के होते हैं, तो उसके लिए हर ऐप बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होती है। जिस तरह इंस्टाग्राम वगैरह को देख लें, गूगल की इवन के ऐप्स आप देख लें, तो वो आईफोन के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्वालिटी उनकी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर भी बात करें तो भाई दोनों ऑन पार हैं, दोनों के अंदर हर ऐप अवेलेबल है। और एंड्रॉयड की एक बहुत अच्छी चीज़
वो ये है कि आप इसके अंदर थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐप अवेलेबल नहीं है गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपके पास मज़ीद बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि आपको उसकी APK फ़ाइल आपको मिल जाएगी, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से काम करती है, ख़ास तौर पे XDA डेवलपर्स वगैरह की तरफ से। तो बहुत एक अमेजिंग चीज़ है, यानी कि आपने कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, आपने कुछ भी काम करना है, आप एंड्रॉयड के अंदर ईजिली कर सकते हैं। तो ऐप्स के मामले में तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। एक चीज़ है, जिस तरह के आपको एंड्रॉयड के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी काफ़ी मिलती है, जिस तरह कि आप कॉल रिकॉर्डिंग आप आईफोन के अंदर नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने कहा कि दोनों सिस्टम हो चुके हैं मैच्योर, तो जेस्चर नेविगेशन 2017 में 2017 में एप्पल ने अनाउंस की थी आईफोन 10 के लिए, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड थी। और अभी तक भी मैं ये समझता हूँ कि जो आईफोन के अंदर जेस्चर नेविगेशन है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी हद तक एंड्रॉयड्स से। लेकिन अभी नोट 20 अल्ट्रा यूज़ करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड भी उस लेवल पर पहुँच गया जिस लेवल की जेस्चर नेविगेशन आपको आईफोन में मिलती है। तो इन दोनों इस मुकाबले इस मामले में भी ये दोनों जो है ना वो ऑन पार हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे iOS आगे निकल रहा है, या बहुत कम ऐसी चीज़ें जहाँ पे एंड्रॉयड उससे आगे निकल रहा है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको ये दोनों सिस्टम ऑन पार मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ है नोटिफिकेशन। जब आप किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशंस आती हैं तो उनको एंड्रॉयड बहुत अच्छे तरीके से उनकी ग्रुपिंग करता है। आपको एक ऐप की नोटिफिकेशन एक ही जगह पर देखने को मिल जाती हैं और वो उसी के अंदर कंपैक्ट हो जाती हैं नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही, जबकि आईफोन के अंदर आपको पता नहीं किस तरीके से आईफोन अरेंज करता है और फिर क्लियर करना उनको बड़ा मसला होता है। एक एक करके ऊपर वाली नोटिफिकेशंस, अगर आपकी बहुत ओल्डर नोटिफिकेशन है वो इकट्ठी क्लियर हो जाती हैं। तो आईफोन के अंदर ग्रुपिंग नोटिफिकेशंस की बिल्कुल भी नहीं अच्छी। एंड्रॉयड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आप नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत प्लस पॉइंट है ये काफ़ी लोगों के लिए। इसी तरह आप अगर देख लें कि चार्जिंग स्पीड्स आपको एंड्रॉयड में 30 वाट की, 45 की, 60, 65 वाट की, 100 वाट, 125 वाट तक की फ़ास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि भाई आईफोन इतनी अभी तक 18 वाट पे खड़ा है। आप ये देख लें। इसके अलावा आप ये देख लें कि इनोवेशंस जितनी भी आती हैं वो पहले एंड्रॉयड लेके आता है। कोई भी कंपनी लेके आए एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड जिस तरह के अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, अभी अंडर डिस्प्ले कैमरा का भी फ़ोन आ गया है। तो आईफोन बड़ी देर बाद 2, 3, 4 सालों के बाद भी अक्सर जो है ना ये चीज़ें लेके आता है। और लास्टली हम बात कर लेते हैं गूगल असिस्टेंट और सिरी की, यानी कि जो आपके वॉइस असिस्टेंट्स हैं। तो भाई गूगल असिस्टेंट, और अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल असिस्टेंट भी बिल्ट इन मिलेगा और आपको बिग्सबी भी मिलेगा। बिग्सबी अब किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा असिस्टेंट नहीं है, लेकिन गूगल असिस्टेंट जो मेन एंड्रॉयड का है, और उसके अलावा वहाँ से एप्पल का सिरी, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। आप गूगल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा सुपीरियर है सिरी से। इवन कि सिरी ने इस काम को शुरू किया था लेकिन सिरी बहुत पीछे रह गया। गूगल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इन अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके ऊपर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अच्छा जी, तो अब अगर हम समराइज़ करें तो भाई इन दोनों के अंदर कौन सा सिस्टम अच्छा है, तो सबसे पहले अगर हम iOS या आईफोन की बात कर लें तो आईफोन के अंदर एक तो प्राइवेसी आपको अच्छी मिल जाती है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, इसके अंदर आपको आई मैसेज और फेस टाइम देखने को मिल जाता है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस है, पावर मैनेजमेंट है, रैम मैनेजमेंट है, ये अभी भी एंड्रॉयड से थोड़ी सी ज़्यादा है। चौथा बड़ा जो बेनिफिट आईफोन के पास है वो है अपडेट्स का। तो अपडेट्स आईफोन के अंदर आपको बहुत टाइमली पहले टाइम आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि एंड्रॉयड अभी उसमें काफ़ी हद तक लैग कर रहा है, लेकिन एंड्रॉयड भी उसके अंदर अब ऊपर आ रहा है। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि अगर आप आईफोन के लिए जाना चाह रहे हैं। लेकिन अब एंड्रॉयड के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ी और मेन चीज़ कस्टमाइजेशन, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट एंड्रॉयड के लिए वो है इसका फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर। आप इसको लैपटॉप के साथ अटैच करें या वैसे भी आप इसकी फ़ाइल्स की जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड्रॉयड के अंदर आईफोन की निस्बत। तीसरी चीज़ एंड्रॉयड की ज़्यादा अच्छी वो है इसके एक्स्ट्रा फीचर्स, जिस तरह के आपको कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सैमसंग के फ़ोन की अगर बात करें तो एज पैनल देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा आपको मल्टीटास्किंग मिल जाती है। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के कस्टम लॉन्चर्स और कुछ भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट एंड्रॉयड के लिए वो ये है कि आप इसके अंदर थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडी होता है काफ़ी सारे मामलात में। पांचवा पॉइंट एंड्रॉयड के लिए कि आप इसके अंदर शेयरिंग बड़े इजीली कर सकते हैं। आप अपनी ऐप्स तक शेयर कर सकते हैं, आप म्यूज़िक शेयर कर, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं
तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। छठा पॉइंट कि आप इसके अंदर नोटिफिकेशंस इसके अंदर जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो अरेंज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको इजी रह जाता है। सातवां पॉइंट कि इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है, जो कि सीरी से बहुत अच्छा है। आठवां पॉइंट कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे रेंज के, काफ़ी सारे वैरायटीज़ के फ़ोन्स मिल जाते हैं। आपको हर प्राइस रेंज में फ़ोन मिल जाता है, हर सेगमेंट में आपको एक फ़ोन मिल जाता है, और इसके फ्लैगशिप फ़ोन्स आईफोन के बराबर के हैं। आठवां पॉइंट कि इसके अंदर चार्जिंग बहुत तेज़ है, ठीक है। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग बहुत तेज़ है। इनोवेशंस इसके अंदर पहले आती हैं। तो अब मैंने आपको बता दिए हैं एप्पल के या iOS के क्या बेनिफिट्स हैं और एंड्रॉयड के क्या बेनिफिट्स हैं। अब आप अपना डिसीजन खुद बनाएं कि आपको इन पॉइंट्स में से क्या चीज़ चाहिए। आपको ज़्यादा अच्छी आपको अपडेट्स चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर आपको बाकी चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको एंड्रॉयड में बताई हैं। आपको मतलब कि टोटल कंट्रोल चाहिए आपके फ़ोन के ऊपर। आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, आप कुछ भी जैसा करना चाहते हैं वैसा हो, या जैसा आपसे करवाया जा रहा है वैसा हो। तो ये अब आपका डिसीजन है। मैंने आपको आपके लिए इस चीज़ को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है कि अब आप खुद डिसाइड करें। आईफोन के बेनिफिट्स मैंने बता दिए 4 हैं iOS के, और एंड्रॉयड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आप देख लें कि आपको इनमें से कौन सा बेनिफिट चाहिए, आप फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जा सकते हैं। ओके गाइज़, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी किसी किस्म का सवाल है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज़, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। पीस आउट।